BA 4th Semester Economics Unit 3. Commercial Banking, Meaning and Types, Functions of Commercial Banks, the Process of Credit Creation, Purpose and Limitations, Liabilities and Assets of Banks, Evolution of Commercial Banking in India after Independence, a critical appraisal of the progress of commercial banking after nationalization, recent reforms in banking sector in India. What is commercial banks? कभी कभी मिक्स्ड कैपिटल वाले बैंकों को भी कमर्शियल बैंक कहा जाता है, तब भी ऐसा कहना सही प्रतीत नहीं होता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सचेंज बैंक भी मिक्स्ड कैपिटल वाले बैंकों की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनको कमर्शियल बैंक नहीं कहा जा सका। इसका मेन कारण है कि इनकी एस्टैब्लिशमेंट इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत नहीं की गई है। इसलिए भारत में कमर्शियल बैंकों से मतलब उन बैंकों से है जिनकी एस्टैब्लिशमेंट इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर की गई है और जो सभी जनरल बैंकिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। भारत के कुछ इंपॉर्टेंट कमर्शियल बैंकों के नाम इस प्रकार हैं: पंजाब नेशनल बैंक, हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा etc। कमर्शियल बैंकों को मेन रूप से प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से जॉइंट स्टॉक कंपनी सिस्टम पर ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। ये देश की इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये वे बैंक हैं जो जनरल बैंकिंग बिजनेस करते हैं। इन बैंकों का मेन काम ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस और छोटे कर्जदारों को पैसा और सहायता प्रोवाइड करना है। टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्राइवेट बैंक। इस टाइप में व्यक्तियों और बिजनेस हाउसेस के पास मेजॉरिटी शेयर कैपिटल होती है। एग्जाम्पल के लिए HDFC बैंक, ICICI बैंक। सेकंड इज पब्लिक बैंक। इस प्रकार में सरकार की अधिक संख्या में हिस्सेदारी होती है। एग्जाम्पल के लिए भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। थर्ड इज फॉरेन बैंक। इस प्रकार के बैंक फॉरेन में एस्टैब्लिश होते हैं और उनकी ब्रांच भारत में होती है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, हांगकांग, और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, सिटी बैंक। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। बैंक जनता से 3 प्रकार की डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। ए, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इस खाते में पैसा एक फिक्स्ड पीरियड, मान लीजिए 1, 2 या 5 साल से एक्सेप्ट किया जाता है। फिक्स्ड पीरियड खत्म होने से पहले डिपॉजिट किया गया पैसा नहीं निकाला जा सकता है। इस खाते पर इंटरेस्ट रेट अन्य खातों की तुलना में ज्यादा है। पीरियड जितनी लंबी होगी इंटरेस्ट रेट उतनी ही ज्यादा होगी। बी, करंट अकाउंट। डिपॉजिटर जब भी जरूरत हो अपने करंट अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। इस खाते पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है क्योंकि डिपॉजिटर की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर समय कैश रखनी होती है। यह आमतौर पर बिजनेसमैन द्वारा खोला जाता है जिन्हें दिन में कई बार पैसे निकालने होते हैं। सी, सेविंग्स बैंक अकाउंट। डिपॉजिटर एक हफ्ते में केवल एक स्पेसिफाइड अमाउंट ही निकाल सकता है। इस खाते से पैसे निकालने के लिए डिपॉजिटर को चेक की सुविधा दी जाती है। इस खाते पर अलाउड इंटरेस्ट रेट कम है। सेकंड इज एडवांसिंग ऑफ लोन। कुछ कैश रिजर्व रखने के बाद रिमेनिंग अमाउंट दी जाती है बैंक द्वारा जरूरतमंद उधार लेने वालों को लोन और एडवांसेस के रूप में। उधार लेने वालों को लोन देने से पहले बैंक उनकी लोन एलिजिबिलिटी के बारे में पूरी तरह से सैटिस्फाइड हो जाता है। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। लोन और एडवांस के अलावा एक मॉडर्न कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस फंड्स का एक हिस्सा सरकारी सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट करता है और उन पर इंटरेस्ट अर्न करता है। फोर्थ इज प्रमोट द यूज ऑफ चेक्स। कमर्शियल बैंक अपने ग्राहकों को चेक जैसे एक्सचेंज का चीप मीडियम प्रोवाइड करके एक इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ इज परचेस एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बैंक फॉरेन करेंसी की खरीद और बिक्री का बिजनेस करता है। सिक्स्थ इज फाइनेंसिंग इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड। बैंक एक्सचेंज बिलों की छूट के थ्रू से इंटरनल और फॉरेन ट्रेड का फाइनेंसिंग करता है। व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट वर्ड डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड क्रीडो जिसका मतलब है मैं विश्वास करता हूं। इसलिए क्रेडिट का रिलेशन विश्वास से है। इसके अलावा क्रेडिट शब्द का यूज हिंदी में अलग अलग अर्थों में यूज किया जाता है। जैसे 1, उधार लेन देन को क्रेडिट कहा जाता है। 2, ट्रेड और इंडस्ट्री में किसी बिजनेसमैन और कॉमन मैन की क्रेडिट का अनुमान लगाना। और 3, हिसाब किताब में डेबिट और क्रेडिट के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है।
इस प्रकार फ्यूचर में पेमेंट करने की रिसीट के आधार पर करेंसी, वैल्यूएबल्स और गुड्स एंड सर्विसेज को हासिल करना ही क्रेडिट है। द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को एक कमर्शियल बैंक द्वारा एग्जीक्यूट सबसे इंपॉर्टेंट काम में से एक माना जाता है। किसी देश का सेंट्रल बैंक करेंसी को सिक्युलेट करके इकोनॉमी में मनी की सप्लाई एंश्योर करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह भी एंश्योर करता है कि सभी लेन देन को पूरा करने के लिए सिस्टम में अप्रोप्रिएट करेंसी होनी चाहिए। इस प्रोसेस को अकेले सेंट्रल बैंक द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें कमर्शियल बैंकों और उनके रिजर्व की मदद की आवश्यकता होती है। कमर्शियल बैंक किसी इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन का काम करते हैं। इसलिए कमर्शियल बैंकों द्वारा बनाया गया धन क्रेडिट मनी के रूप में जाना जाता है। ये कमर्शियल बैंकों द्वारा सिक्योरिटीज की खरीद और लोन्स प्रोवाइड करने के रूप में हासिल किया जाता है। कमर्शियल बैंक जनता से प्राप्त डिपॉजिट्स का उपयोग करके लोन की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। किसी बैंक को जनता से प्राप्त होने वाली टोटल डिपॉजिट में से कितनी मनी क्रेडिट प्रोवाइड की जा सकती है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। नियम के अनुसार कमर्शियल बैंकों को जनता की डिपॉजिट का एक निश्चित हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व फंड के रूप में रखना होगा, जिसका उपयोग डिपॉजिटर की इंस्टेंट कैश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। उन रिजर्व फंड्स की रिक्वायर्ड अमाउंट को अलग रखने के बाद ही कमर्शियल बैंकों को उन अमाउंट्स को व्यक्तियों या बिजनेसेस को उधार देने की परमिशन दी जाती है। लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज, बैंकों के पास मौजूद कैश की अमाउंट उनके द्वारा बनाए जा सकने वाले क्रेडिट की अमाउंट के सीधे प्रोपोर्शनल है। सेकंड इज, एडिक्वेट सिक्योरिटीज की अवेलेबिलिटी क्रेडिट क्रिएशन में मदद करती है। थर्ड इज, सर्कुलेशन में करेंसी की बड़ी अमाउंट बैंकों द्वारा क्रेडिट के क्रिएशन में एक डिसाइसिव फैक्टर है। फोर्थ इज, कस्टमर द्वारा डिपॉजिट निकालने से कैश रिजर्व कम हो जाएगी, जिसका असर बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी पर पड़ेगा। फिफ्थ इज, क्रेडिट देने में अदर बैंकों का व्यवहार क्रेडिट क्रिएशन को अफेक्ट करेगा। लायबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ बैंक्स। एसेट्स वे वस्तुएं हैं जिनका ओनरशिप बैंक के पास होता है। इसमें लोन्स, सिक्योरिटीज और रिजर्व्स शामिल हैं। ये पर्सनल या बिजनेस स्टैंड पॉइंट से हो सकता है। पर्सनल एसेट्स में कार और घर शामिल हो सकते हैं, जबकि बिजनेस एसेट्स में इक्विपमेंट और लैंड शामिल होगी। लायबिलिटीज वे वस्तुएं हैं जो बैंक पर किसी अन्य व्यक्ति को बकाया हैं, जिनमें अदर इंस्टीट्यूशंस से डिपॉजिट और बैंक उधार शामिल हैं। बैंक के टाइप्स और दी जाने वाली सेवाओं के आधार पर बैंकों की लायबिलिटीज वेरियस टाइप्स की हो सकती हैं। कुछ एग्जाम्पल में अन्य बैंकों को इंटरेस्ट पेमेंट, बिल्डिंग के लिए मॉर्गेज पेमेंट्स, कस्टमर्स को सेविंग्स अकाउंट्स पर इंटरेस्ट, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन और बैंक द्वारा दिया गया कोई अदर लोन्स शामिल है। एक बैंक अकाउंट बैंक के लिए एक एसेट या लायबिलिटी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि खाते पर बैंक को पेमेंट किया गया चार्ज लगता है, तो यह एक एसेट होगी, लेकिन यदि यह एक सेविंग्स अकाउंट है जो इंटरेस्ट कमाता है, तो यह एक लायबिलिटी होगा क्योंकि बैंक को यह इंटरेस्ट देना होगा। एवोल्यूशन ऑफ कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत में कुछ कमर्शियल बैंक तो एक सेंचुरी पुराने हैं। उनकी ब्रांचेस पूरे देश में हैं और देश में फैल रही हैं। भारत की आजादी के बाद से कमर्शियल बैंक 3 अलग अलग स्टेजेस से गुजरे हैं। 1955 और 1970 के बीच भारतीय बैंकिंग में एक पब्लिक एरिया का ग्रोथ हुआ है। इसकी शुरुआत 1955 में नेशनल बैंक ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट के साथ हुई और 1969 में 14 इंपॉर्टेंट बैंकों के नेशनलाइजेशन के साथ समाप्त हुई। बैंकों के नेशनलाइजेशन के 20 साल बाद 1970 और 1980 के डेकेड में क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग की ओर बदलाव देखा गया। इस समय के दौरान एक बड़ा ब्रांच एक्सपेंशन हुआ, जिसके बाद कई बैंक एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयमेंट मिला और प्रायोरिटी वाले सेक्टर्स, स्पेशली गरीबों और अंडरसर्व्ड सेक्टर्स के लिए धन में ग्रोथ हुई। पोस्ट नेशनलाइजेशन के बाद का समय कॉम्प्लिकेशन से आजाद नहीं था। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग ने एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को कम कर दिया है, लोन्स की गैर वसूली की समस्या को बढ़ा दिया है, और नियम पर चलाने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की एक्सपेक्टेशंस में ग्रोथ की है, जिसके रिजल्टेंट बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है। यह मामला 1991 का है, जब सरकार ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी की अनाउंसमेंट की थी।
बैंकों की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार के लिए लंबे चौड़े उपायों का प्रपोजल देने के लिए श्री एम नारसिम्हन की चेयरमैनशिप में एक फाइनेंशियल सेक्टर कमेटी की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। A critical appraisal of the progress of commercial banking after nationalization। भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टोरी में बैंक के नेशनलाइजेशन का एक लंबा हिस्ट्री है। 1969 में देश के 14 मेजर इंडियन कमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया। 1980 में दूसरे 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। इससे न केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद मिली बल्कि अंडरप्रिविलेज्ड तक बैंकिंग की पहुंच एंश्योर हुई और कई लोगों को गरीबी से बाहर आने में मदद मिली। प्रोग्रेस ऑफ कमर्शियल बैंकिंग आफ्टर नेशनलाइजेशन। फर्स्ट इज ब्रांच एक्सपेंशन। शुरुआत में बैंक कंजर्वेटिव थे और मुख्य रूप से शहरों और बड़े कस्बों में ब्रांचेस खोलते थे। टॉप कमर्शियल बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद ब्रांच एक्सपेंशन में तेजी आई। यह एक्सपेंशन केवल अर्बन एरियाज में ही नहीं बल्कि रूरल और विलेज एरियाज में भी था। सेकंड इज रिडक्शन इन मोनोपोली। शुरुआत में कुछ मेजर इंडस्ट्रियल और बिजनेस हाउसेस का कमर्शियल बैंकों के साथ क्लोज रिलेशन था। उन्होंने बैंक रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया और न्यू बिजनेसेस को कंपटीशन में एंट्री करने से रोका। बैंकों के नेशनलाइजेशन ने मोनोपोली एंटरप्राइज के फैलाने को रोका। थर्ड इज इंक्रीज्ड सेविंग्स एंड रिड्यूस्ड मिसयूज। इससे आम जनता की सेविंग्स में ग्रोथ हुई। इस प्रकार बैंकों के नेशनलाइजेशन ने प्लान प्रायोरिटी वाले एरियाज के लिए रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी एंश्योर की। फोर्थ इज ग्रेटर मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स। पब्लिक एरिया के बैंकों ने रूरल एरियाज में ब्रांचेस खोली जहां प्राइवेट सेक्टर सफल नहीं हुआ है। इतनी तेजी से ब्रांच एक्सपेंशन के कारण सरकार रूरल सेविंग्स जुटाने में केपेबल थी। फिफ्थ इज डेवलपमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स। बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद एक इंपॉर्टेंट चेंज प्रायोरिटी वाले सेक्टर्स में एडवांसेस का एक्सपेंशन है। बैंकों के नेशनलाइजेशन का एक मुख्य उद्देश्य इकोनॉमी के अब तक नेग्लेक्टेड एरियाज में बोरोअर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रदान करना है। इसे प्राप्त करने के लिए बैंकों ने एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रोड्स और वाटर ट्रांसपोर्ट, रिटेल ट्रेड और स्मॉल बिजनेस जैसे प्रायोरिटी वाले सेक्टर्स में छोटे बोरोअर्स को लोन प्रदान करने के लिए वेरियस स्कीम्स बनाई। सिक्स्थ इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। बैंकों ने एग्रीकल्चर को कई प्रकार से सहायता प्रदान की। यह एग्रीकल्चर को बढ़ा हुआ फाइनेंस प्रदान करता है। इससे मनी लेंडर्स द्वारा किसानों के एक्सप्लॉयटेशन को कम करने में मदद मिली। What are the recent banking sector reforms in India? The reforms in the banking sector were done in 2 phases. सुधार का पहला फेज पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और फाइनेंशियल हेल्थ में सुधार पर कॉन्सेंट्रेटेड था। फर्स्ट इज पॉलिसी फ्रेमवर्क इंप्रूवमेंट। इसमें इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल फ्री करना, कैश रिजर्व रेशियो को इनिशियल स्टैंडर्ड तक कम करना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को फेज तरीके से खत्म करना, लेंडिंग रेट्स को एडवांसेस के साइज से जोड़कर प्रायोरिटी सेक्टर लोन के स्कोप को बढ़ाना शामिल है। सेकंड इज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इंप्रूवमेंट। ये रिकैपिटलाइजेशन, सुपरवाइजरी सिस्टम को मजबूत करने और कंपेटिटिव माहौल बनाने पर कॉन्सेंट्रेटेड है। थर्ड इज बैंकिंग एरियाज की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में सुधार के लिए कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स डिटरमिन किए गए और एनपीए के रेशियो को कम करने के लिए कदम उठाए गए। बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों का दूसरा फेज बैंकिंग इंडस्ट्री की स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट के रिहेबिलिटेशन के मीडियम से बैंकिंग सिस्टम की फाउंडेशन को मजबूत करने पर कॉन्सेंट्रेटेड है। द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। बैंक प्रेजेंट में AI और कॉग्निटिव कंप्यूटिंग द्वारा एफिशिएंट नॉलेज बेस्ड सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। AI enabled capabilities बैंकों को कस्टमर एंगेजमेंट को पर्सनलाइज्ड करने और कस्टमर की गहरी समझ डेवलप करने की उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाने में मदद कर सकती है।